नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांगी। उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए योगी सरकार ने सूबे में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का फैसला किया है। सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर के लिए 2000 वर्ग मीटर जमीन भी सरकार ने अलॉट कर दी है। सरकार के इस कदम के बाद अब सियासत हो रही है। सपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। तो फिर वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने भी कहा कि इससे इस्लाम बदनाम होगा। डराने से बदनाम करने के सियासी बयान के बीच में बड़ा सवाल यह है कि देवबंद में आखिर एटीएस के कमांडो से यह परहेज क्यों है। सियासत तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आखिर सुरक्षा के साथ ये सवाल क्यों है। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बात। तो एटीएस कमांडो सेंटर बनाए जाने को लेकर के प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति करते हुए क्या कुछ बयानबाजियां हुई हैं, पहले ये सुनिए। ये बहुत गलत बात है। लखनऊ हेडक्वार्टर है, लखनऊ में बनाना चाहिए। देवबंद में इसलिए बनाया जा रहा है कि देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संस्था है शिक्षा की। वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है, लोगों को आपसी प्रेम सद्भाव बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उन लोगों को डराने धमकाने और भयभीत करने के लिए काम किया जा रहा है। क्या कोई किसी की सजाए हुई है क्या आज तक? जो एसआईएस के एजेंट पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो किसी की भी सजाए हुई है अब तक? क्या ये एसआईएस के एजेंट साबित हुए हैं आज तक? तो किसी मुस्लिम को पकड़ दीजिए, कह दीजिए कि एसआईएस का एजेंट है और आतंकवादी लोगों को ये मदद करता है। अब उनको सिद्ध करने में 10-15 वर्ष लग जाएंगे। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कुछ कहा है, इसको भी सुनिए। अब देखना यह होगा कि एटीएस की तैनाती मुख्यमंत्री ने किस पस मंजर में की है और क्यों की है, और बिला वजह अगर की है तो ज़रूर ये जो है वो अफसोसनाक बात है। और इस बात पे कहना पड़ेगा कि इस्लामी इदारों को इससे नुकसान पहुंचेगा और इससे बदनामी होगी। तो ऐसी तहरीकों से यानी ऐसी एक्टिविटीज़ से इस्लामी इदारे बदनाम होंगे। और ख़ास तौर पर अब देखना ये है कि वजूहात क्या हैं। वजूहात को देखने के बाद भी समझ में आ जाएगा कि क्यों एटीएस को तैनात किया है। तो आप सुन रहे थे अभी मौलाना शहाबुद्दीन को भी सुना, आपने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को भी सुना। लेकिन सवाल इसी बात का है कि एटीएस कमांडो सेंटर की अगर यहां पर स्थापना हो रही है तो आखिर उसको लेकर के सवाल क्यों है, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वाकई में इसके पीछे यही राजनीतिक मंशा है या फिर कुछ और, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बात अगर सुरक्षा की हो रही हो तो फिर उस पर राजनीति क्या उचित है, ये भी सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के सहारनपुर में जमीन का आवंटन हो चुका है। यहाँ पर अब एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना भी होगी, एटीएस कमांडोज भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। लेकिन अब सवाल इसके साथ ये उठने लगा है कि कहीं ना कहीं इससे जो एक धर्म है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये बात मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अब इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सियासत करने की कोशिश हो रही है। और सवाल इस बात का भी है कि अगर बात सुरक्षा के लिहाज से हो रही है तो फिर उस पर यह राजनीति और ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। श्रीराज नैयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के। श्रीराज नैयर जी, बहुत स्वागत आपका। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। मौलाना शहाबुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं दरगाह आला हजरत से। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय चौधरी जी, मैं आपके ही पास आना चाहता हूं, किस तरीके से इसको देखा जाए, क्योंकि अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के भी बयान को सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि लखनऊ राजधानी है, सेंटर है, वहां पर आप बनाएं एटीएस कमांडो का अगर सेंटर तो उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप देवबंद को चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे आप मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में इन बातों को कह रहे थे। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इसके ऊपर। संजय जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें एक बार।
चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है संजय जी, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही है। मैं श्रीराज नैयर जी का रुख कर लेता हूं। श्रीराज नैयर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी श्रीराज नैयर जी, आपका भी एक रिएक्शन में इस पर चाहूंगा, क्योंकि अब जो बातें अब एटीएस कमांडो सेंटर के स्थापना को लेकर के अब शुरू हो गई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष से लेकर के आप मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी इसको लेकर के कुछ सवाल खड़े किए हैं, कैसे देखेंगे इसको आप? देखिए, स्वागत योग्य निर्णय है और इसको हर चीज को विपक्ष हमेशा धर्म के चश्मे से या तुष्टीकरण के चश्मे से देखना बंद करें। सरकार के अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर ही कुछ निर्णय लिए होंगे। सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के साथ साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, नौकरशाही, और बहुत सारे सलाहकार भी हैं। तो इन सभी चीजों का मापदंड और सभी चीजों का संज्ञान लेने के पश्चात ही देवबंद में इस प्रकार का कोई एटीएस का सेंटर बनाने का निर्णय लिया होगा। तो इसको स्वागत करना चाहिए। इसको अभी आने वाले यूपी के चुनाव को देख करके विपक्ष जो है, इसको ये जो है वैसे भी इनकी कोई जमीन बची नहीं है, सब जानते हैं पूज्य योगी जी फिर दोबारा सरकार बनाएंगे। तो ये जो डर है ये केवल राजनीतिक डर है और ये बौखलाहट राजनीतिक बौखलाहट है। तो ये सरकार का निर्णय होता है और सरकार कोई भी निर्णय लेती है उसके पीछे बहुत सारी वस्तु विशेष का संज्ञान लेती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारी वास्तविकताएं होती हैं, सुरक्षा और सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो इन सारी वास्तविकताओं के को संज्ञान में लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। और चलिए, कुल मिलाकर श्रीराज नैयर जी, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को इस मामले पर कम से कम इस प्रकरण में तो राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अब हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका ही रुख कर लेता हूं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, सुरक्षा के लिहाज से अगर एटीएस कमांडो सेंटर का वहां पर स्थापना हो रही है या वहां पर बनाया जा रहा है, तो आपको क्यों लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम टारगेट हो जाएंगे या मुस्लिम धर्म को इससे नुकसान पहुंचेगा? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मौलाना शहाबुद्दीन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शहाबुद्दीन जी, क्या आप सुन रहे हैं आप मुझे? मौलाना शहाबुद्दीन जी, मुझे लग रहा है शायद आपने भी म्यूट कर रखा है, एक बार अनम्यूट करें उसको। मौलाना जी अनम्यूट करिए, यही प्रॉब्लम है। चलिए, नहीं, कुछ तकनीकी समस्या, मुझे लग रहा है शायद मेरी ऑडियो भी उन तक नहीं जा रही। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? लाल दिख रहा है, अनम्यूट नहीं कर पा रहे मौलाना जी। हेलो, ठीक है, ठीक है। संजय जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा इसके ऊपर। राम गोविंद चौधरी जी ने जो बात कही, मैं चाह रहा हूं उस पर रिएक्ट करें जरा। देखिए, राम गोविंद चौधरी जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में लीडर अपोजिशन, मुझे आशा थी कि वे बहुत ही जानकारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ एक संवैधानिक पद पर है, उनका बयान आएगा, लेकिन उनको जानकारी का अभाव है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आतंक और अपराध के खिलाफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है और लगातार उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के होने के पहले ही आतंकवादियों को धर दबोचा है। जूम वाला इनका माइक ऑन कर दो। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब इनकी डायरेक्ट ऑडियो कोई जरूरत नहीं, कोई फोन और मत लगाओ उनको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जी, आप मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 11 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ एटीएस का टीम जहां रहेगी, उसमें देवबंद भी एक जगह है। देवबंद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वो उत्तरांचल और हरियाणा के बहुत नजदीक, तो ये इस प्रकार का केंद्र बन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों को डराने के लिए और मुसलमानों को डराकर अपने खेमे में लाने के लिए वो मुसलमानों में अनावश्यक रूप से भय पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एटीएस का केंद्र देवबंद में बनाकर मुसलमानों को डराएगी। इस प्रकार के 11 केंद्र बन रहे हैं। वो मेरठ में भी बन रहे हैं, बनारस में बन रहे हैं, अयोध्या में बन रहे हैं, वो बहराइच में बन रहे हैं जो नेपाल के नजदीक है। तो इस प्रकार के केंद्र बन रहे हैं, उसपे केवल देवबंद का नाम लेना और मुसलमानों को डराना, यह मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी का एक टारगेट है कि किसी भी तरह से मुसलमान जो देश की मुख्य धारा में साथ आ रहे हैं, जो जिन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ उन्हें भी सारी योजनाओं में समान रूप से जिनकी भागीदारी हो रही है, तो उन्हें लगता है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को डराओ, उनमें भय पैदा करो। इसीलिए बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है
राम गोविंद चौधरी जी से, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी आशा नहीं करती कि जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दे। ठीक है संजय जी, आप समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता तो अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद नहीं है, नहीं तो वो इस बात का बेहतर जवाब देते कि मंशा उनके पीछे क्या थी, क्योंकि आपने बताया कई जगहों पर भी आप इस तरीके के कमांडो सेंटर बनाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं, तो फिर इसको ही लेकर सवाल क्यों है। बहरहाल मौलाना शहाबुद्दीन जी का मैं एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ। मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। जी मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्यों लग रहा है कि अगर एटीएस कमांडो सेंटर बन जाता है देवबंद के अंदर तो फिर इससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों की छवि खराब हो जाएगी, ऐसा क्यों? फिर से सवाल दोहराइए। मौलाना शहाबुद्दीन जी, अगर देवबंद के अंदर एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना होती है तो इससे क्या एतराज है, क्या परेशानी है इससे? अच्छा, अब इस सिलसिले में ऐसा है कि ये एटीएस की स्थापना वहाँ पे होना या ना होना ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट का इस तरह का काम जो है वो चलता रहता है। और गवर्नमेंट ने अभी भी जो आज मीडिया के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है तो ये तो काम बहुत पहले से चल रहा था और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। गवर्नमेंट ने देवबंद में ही नहीं बल्कि और भी प्लान किया है, तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट में प्लान किया है एटीएस की स्थापना के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट जहाँ चाहे अपनी एजेंसियाँ की स्थापना करे, जहाँ चाहे यूनिट बनाए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें तो कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन जी, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने स्टेटमेंट सुना, आपने उस पर मंशा को लेकर के तो सवाल उठाए थे, आप कहें तो दोबारा सुना देता हूं कि आपने क्या कहा था। क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कहीं कोई व्यक्तिगत मंशा हो सकती है या मुसलमान इससे कहीं टारगेट हो जाएगा या उनकी छवि खराब हो जाएगी, ऐसा क्यों? ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। नहीं, इस सिलसिले में तो अगर कहीं गवर्नमेंट अपनी यूनिट कायम करती है तो इसमें कहीं कोई छवि खराब होने की बात नहीं है। हाँ, अगर कहीं इस्लामी इदारों पे छापेमारी होती है, जहाँ तफ्तीश होती है और बिला वजह ये कार्रवाई होती है तो बदनामी की बात है। और किसी भी शहर में एटीएस का क़याम होना ये बदनामी की बात नहीं है भाई। अगर कहीं भी किसी शहर में भी एटीएस का क़याम होगा तो वहाँ इस्लामी इदारे ज़रूर होंगे, वहाँ मसाजिद होंगी, मदारिस होंगे, खानकाहें होंगी, तो इसमें कहीं कोई बदनामी की बात नहीं है। हमें कहीं कोई एतराज़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 35 ज़िलों में 75 जो है यूनिटें कायम हो जाए, हमें कहीं कोई एतराज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और न कहीं इसमें बदनामी की बात है। इस्लामी इदारों की कोई बदनामी की बात नहीं है। और अगर जहाँ पर ये बात इस्लामी इदारों की बदनामी की बात जो लोग कर रहे हैं, वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी तो संस्थान है, वहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों के भी इदारे हैं या सरकार को लगेगा कि यहाँ से, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी, सरकार जैसे आपने कहा ना कि कहीं इससे ऐसा ना हो कि फिर छापेमारी शुरू हो जाए। सरकार छापेमारी तभी करेगी ना जब कोई इनपुट होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बेवजह छापेमारी करने लगेगी। सरकार को सुरक्षा से लिहाज से अगर कोई संबंधित ऐसी जानकारी होगी तो बेशक वो ये कार्रवाई करेगी। हाँ, अगर इस तरीके से कोई जानकारी होती है और ऐसा कोई इनपुट आता है तो ठीक है, वरना बिला वजह कोई गवर्नमेंट किसी के ऊपर जो है छापेमारी नहीं करती है। गवर्नमेंट का काम है तफ्तीश करना, तहकीक करना। तफ्तीश और तहकीक करने के बाद में अगर कहीं कोई छापेमारी होती है और कोई गलत मुश्तबा चीज़ निकल के आती है तो उसमें एक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में असामाजिक तत्व न रहें और मुश्तबा लोग न रहें, मुश्तबा शख्सियात जो है वो या लोग जो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो मुल्क के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारी कौम के खिलाफ है, तो इस तरीके से लोगों को की धरपकड़ भी होना चाहिए और इनके ऊपर नजर भी रखना चाहिए ताकि हमें। चलिए मौलाना शहाबुद्दीन जी, कुल मिला के आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया डिबेट के अंदर बैठ करके कि चलिए ठीक है, अगर ये एटीएस का वहां पर कमांडो दस्ता तैनात करते हैं या उसकी वहां पर तैनाती करते हैं तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। कम से कम आपने इस डिबेट के अंदर इस बात को स्वीकार कर लिया है। हमारे साथ अशफाक हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अशफाक जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। अशफाक जी, अगर एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना कहीं हो रही हो और खासतौर से जब उसमें जिक्र देवबंद का होने लगे तो फिर ये सीधे कैसे जुड़ जाता है कि मुस्लिमों की छवि खराब हो जाएगी या सरकार की मंशा इसमें कहीं सही नहीं हो सकती है? हर बार इस तरीके के सवाल क्यों उठते हैं और खासतौर से तब जब बात सुरक्षा की हो रही हो? अशफाक हुसैन जी, कैसे देखेंगे इस पूरे प्रकरण को आप? देखिए, इसमें सरकार को जो सरकार कर रही है या जो सरकार की नीयत है करने की वो बिल्कुल साफ है। इसको किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकी जो है वो किसी मजहब के नहीं होते हैं और आतंकियों की सोच जो होती है वो किसी मजहबी सोच से टैली नहीं करती है। आपने अभी अफगानिस्तान में देखा है तालिबानियों ने किस तरह एक मुल्क को
जबरन कब्जा कर लिया है। तो इस तरह की जो इनकी जो सोच है, जो इनकी मानसिकता है, वो बहुत खराब है। तो अगर एटीएस का दफ्तर किसी ऐसे स्थान पे बनता है जो मजहबी जगह हो या जो मदरसा हो या कोई, तो इसको गलत आप अंदाज में ना देखें, क्योंकि जो जगह है वो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो बहुत मोहब्बती लोग हैं, खास तौर से सभी समाज के लोग। और आज जो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार इतनी अच्छी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम कर रही है। यही तालिबान है जो अफगानिस्तान में इसी भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा ये हिंदुस्तान से तालिबान में लगाया है, अफगानिस्तान में लगाया है। तो किसी धर्म को देख के या कोई इस्लामिक मुल्क को देख के नहीं लगाया है, ये मानवता है जो हमारे हिंदुस्तान की सरकार कर रही है, उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। आप देखिए, आप एक पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो फिर ऐसी पार्टियों को या ऐसे विपक्ष को जो इस समय इसको लेकर के सियासत कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों का कम से कम ये नैतिक कर्तव्य बनता है जो गलत बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को टारगेट करने की कहीं कोशिश है। मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर चीज के साथ मुसलमान को जोड़ देना पूरी कौम को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देता है। आप लोगों को सामने आना चाहिए अगर आपको लगता है कि वाकई में ये गलत नहीं है तो। बाकी अगर वो बात कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप उनका साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि आप चर्चा में कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो सही है। आप लोगों को कम से कम इसको लेकर के फिर आवाज उठानी चाहिए। क्यों हर चीज पर सियासत होने लग जाती है? अशफाक, देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है नेतागिरी करना। लोगों को मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों को दिखता है, इनको ये लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक इनका है। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमेशा से सच्चाई में रहा है और अच्छे लोग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, ये बहकाने का काम करते चले आ रहे हैं। इस तरीके की जो राजनीति हिंदू मुसलमान की करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। मैं उसके लिए बिल्कुल उसके मुखालफत करता हूं। लेकिन अगर पॉजिटिव काम है और आप साफ सुथरी छवि है और आप साफ सुथरे हैं तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा दिल चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसे अल्पसंख्यकों के पास बड़ा दिल है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हमारे जैसे लोग हैं, सभी लोग इस वक्त जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सोच को अच्छा मानते हैं। सिराज जैया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, जो अपने इस्लामिक स्कॉलर साहब ने जो कहा, मैं स्वागत करता हूं। परंतु ये जो एक अंग्रेजी में कहावत है, द वर्ल्ड इज नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ द साइलेंस वायलेंस ऑफ बैड पीपल, द वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल। अगर इनके जैसे लोग, अगर बड़ी संख्या में अगर लोग आकर के इस प्रकार के जो गलत फहमियां फैलाते हैं समाज के अंदर, और एक जैसे अभी हमारे संजय जी ने कहा कि मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास सरकार कर रही है, उससे दूर ले जाने का जो काम कर रही है ऑपोजिशन पार्टी, विशेषकर समाजवादी पार्टी, जिन्होंने केवल उनको मुसलमानों को वोट बैंक समझा और उनको हमेशा बहलाने के लिए और उनको हमेशा गलतफहमी का शिकार बनाने के लिए जो तवज्जो दी है, तो आज ये सभी लोगों को जो समझदार हैं उनको ये समझना चाहिए, उनको ये लोगों को भी पूरी तरह से उनकी कौम को समझाना चाहिए कि गवर्नमेंट के निर्णय बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर होते हैं। देश की सुरक्षा, एक बम फटता है तो बम फटने में हिंदू मरता है, वो बम थोड़ी जानता है कौन मर रहा है। तो ये सुरक्षा को लेकर लेकिन श्रीराज नैयर जी, ये डिवाइड कैसे हो जाता है? क्योंकि अभी देखिए, संजय जी ने इस बात को कहा कि हम लोग और भी कई जगहों पर एटीएस सेंटर बनाने वाले हैं। उसमें उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया। जब अयोध्या का जिक्र होता है तब वहां पर हिंदू से इंसिक्योर नहीं होता है। ये नहीं कहते हैं कि वहां पर हिंदू इंसिक्योर हो जाएगा, बल्कि ये कहेंगे कि वहां सुरक्षा के लिए है। देवबंद का नाम आते ही ये पेट में दर्द, ये फौलन क्यों शुरू हो जाता है? और ये पेट में दर्द वाले कौन है? मुसलमान से ज्यादा समाजवादी पार्टी जैसे लोग, जिन्होंने जो केवल अपने वोट बैंक की रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, जो केवल मुस्लिम एक समाज को पीछे धकेलने में काम कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में आने नहीं देना चाहते हैं, उनका ज्यादा दोष है। और प्लस ये मौलानाओं का भी एक जो उनका भी उनकी एक जवाबदारी बनती है कि उनके कौम को सही राह बताए और सच्चाई बताए। संजय चौधरी जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो शहाबुद्दीन साहब से मैं एक सवाल करना चाहता। शहाबुद्दीन साहब ने इस बात में बड़ी आपत्ति बताई कि देवबंद में खुल रहा है, इसलिए उन्होंने संशय प्रकट। देवबंद, मैं मौलाना साहब से मेरी क्वेश्चन है
कि एटीएस का उत्तर प्रदेश में पहला केंद्र, एकमात्र केंद्र लखनऊ में खुला था। मौलाना साहब को पता होगा कि लखनऊ में नदवा कॉलेज है, वो इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मुझको लगता है वो उतना ही बड़ा केंद्र है जितना बड़ा केंद्र देवबंद में है। अगर नदवा स्कूल ऑफ थॉट है, वहां पर अगर कोई एटीएस का केंद्र खुल सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में, तब आप आपत्ति नहीं कर रहे। लेकिन अब केवल इस खबर के आधार पर कि देवबंद में कोई एटीएस का केंद्र खुल रहा है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कोई वक्तव्य देने के बजाय मैं गुजारिश कर रहा हूं मौलाना साहब कि पहले पूरे तथ्यों को जान लेने के बाद आप जैसा मुअज्जिज आदमी, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिसके पीछे जिसका कौम में असर है, मेरी गुजारिश है कि कम से कम वक्तव्य जारी करने के पहले, कुछ कहने के पहले जरूर इस बात की तहकीकात हो जाए कि वास्तव में फैक्ट्स क्या है। देखिए, सही फैक्ट्स जब नहीं आते तब आप लोगों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी जैसे लोग केवल वोट बैंक के आधार पर करते हैं और इसका मुसलमानों को नुकसान हुआ है। मुसलमानों का राजनीतिक नेतृत्व लगातार कम हुआ है। ये नुकसान मुसलमानों का किसने किया है? ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जैसे लोगों ने किया है। आप देखिए, अगर तालीम की बात होती है तो सबसे पहले मदरसों में तालीम आए, ये बीजेपी ने शुरू किया। रोजगार की बात है, अरब तक जाने के रास्ते अटल जी ने खोले। 3 तलाक जैसे सामाजिक मुद्दों पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता निकाला। इन सामाजिक समस्याओं पर जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, मुझे लगता है बड़े दिल के साथ सारी चीजों को जान लेने के बाद और ऐसे लोगों से जो आपका इस्तेमाल वोट बैंक की तरह करते हैं, आप सारे लोगों को इनसे दूर मौलाना शाहबुद्दीन जी, क्या आपको लग रहा है कि कम से कम एक तो तथ्यों की जानकारी हो जानी चाहिए थी और दूसरा ये कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया जाएगा, तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये फैसला सही है तो फिर आपको भी कम से कम इसके खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए कि ऐसी बयानबाजी आकर के ना करें जो मुस्लिम कौम को ही कहीं नुकसान पहुंचा दे। मौलाना शाहबुद्दीन जी। ये मोहतरम, ऐसा है कि अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे उनसे मेरी गुजारिश है कि मैंने आपत्ति नहीं की और वो मेरे बयान को देखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न मुझे कोई एतराज़ है कि देवबंद में खुले या बरेली में खुले, लखनऊ में खुला हुआ है, पहले से ही खुला है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद है और गवर्नमेंट जितने अपनी सवाबदीद चाहे जहाँ चाहे वो खोल सकती है, जहाँ ज़रूरत के हिसाब से ही खोली जाती है यूनिटें। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है और ना मैंने इस पर कोई पहले भी एतराज़ किया, ना आज मैं एतराज़ कर रहा हूँ। और मैं तो जहाँ भी अगर ये यूनिटें खुलती हैं तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा और जो गलत जराइम और गलत अनासिर के लोग हैं आपने कुछ शक की गुंजाइश उसके अंदर थोड़ी सी एग्जैक्टली तो मुझे भी अभी याद नहीं है, मैं अभी दोबारा से सुनवा दूंगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन उसमें आपने कुछ शको शुबा से उठाया था। आप यहाँ डिबेट में या चर्चा में आपने इस बात को कहा कि नहीं ठीक है, अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा है, सुरक्षा के लिहाज से हमें कोई एतराज नहीं है। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि अगर आपको अभी भी लग रहा है ये सही फैसला है तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मसले को लेकर के राजनीति कर रही है उसके खिलाफ आप लोगों को कम से कम नहीं बोलना चाहिए। आपकी पूरी कौम को खटगरे में खड़ा कर देते हैं ऐसे लोग। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात नहीं करता हूं कि कौन जो है वो राजनीति करता है कौन नहीं करता है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सुन्नी सूफी मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ और मजहबी आदमी हूँ। तो मुझे इसमें कोई शक शुबा नहीं था। यहाँ खुले गवर्नमेंट अपने बताएं कि अगर देवबंद के अंदर एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना हो रही है तो वो सुरक्षा के लिए है, ना कि आपको परेशान करने के लिए, ना कि आपकी कौम को बदनाम करने के लिए। कम से कम ये एक स्टेटमेंट तो आपकी तरफ से हो सकता है ना, क्योंकि एक मैसेज गलत जा रहा है अगर नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बात को कह रहा है और वो भी आप लोगों की कौम को लेकर किस तरीके की बात को कहा गया। ये लोग नहीं लगता कि आपको आवाज का निर्वाह नहीं करते, इसीलिए फिर भुगतते भी है। इनका ये दायित्व बनता है कि ये अपनी मस्जिदों से ऐलान करे कि इस प्रकार की झूठी अफवाहों को सारी जिम्मेदारी हमारी है और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर थोप दीजिए। आप लोगों का काम है कि सारी जिम्मेदारी उलमा पे थोप दी जाती है। हमारा काम ये नहीं है कि जगह जगह जा रहे स्टेशन खोले तो वहाँ भी हम सारी जिम्मेदारी बताएं, क्या एटीएस का ऑफिस खुलेगा वहाँ भी जिम्मेदारी बताएं। हम हमारी जिम्मेदारी नमाज पढ़ाना, कौम की रहनुमाई करना है। हम कौम की बुराइयों को दूर करते हैं और अच्छाइयों की तरफ बताते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि जहाँ एटीएस के ऑफिस खुलेगा तो
वहां जाके कौम को बताएं। हमारा ये पुलिस स्टेशन जाके कौम को बताएं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आपके तो यही मतलब लोग हैं जो पढ़े लिखे आप जो है उलमा के ऊपर थोप देते हैं, उलमा की जिम्मेदारी डाल देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा काम नहीं, हमारी जिम्मेदारी मजहबी रहनुमाई है, हमारी कौमी भी जिम्मेदारियां हैं। हम कौमी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, मजहबी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। भेड़ों और बकरियों की तरह सब चराएंगे कि उनको उनके दिमाग में समझ कौन पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा? आपकी जवाबदारी है कि अगर आपके लोग कम पढ़े लिखे हैं तो आप लोग उनको समझाएं सत्य वास्तविकता क्या है। मौलाना जी तो कम पढ़े लिखे हैं तो जिम्मेदारी आप कम पढ़े लिखे हैं जो है आपको निभाते हैं। आप गवर्नमेंट से कहिए कि वो उनको ज्यादा पढ़ा लिखा बनाए, उनके लिए सहूलियात मुकर्रर करें। और जहां तक आज के दौर की बात है, ये पीछे दौर की बात हुई, आज के दौर की बात यह है कि मुसलमान जो है या एक मैसेज गलत जा रहा है, अगर मैसेज गलत जा रहा है, चर्चा में बैठ के स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं सरकार जो कर रही है वो सही है, और स्टेट इंग्लिश स्कूलों में भी पढ़ाना चाहता है। और शाहबुद्दीन जी आपकी जिम्मेदारी ऐसे समय में क्या बनती है? जिम्मेदारी आई हुई है मौलाना, इसलिए उनको जो है जाहिल मत कहिए। कौम बेदार है और कौम जो है पढ़ने लिखने की तरफ अपने बच्चों को मौलाना मेरा सवाल सुन लें, मौलाना शाहबुद्दीन जी मेरा सवाल सुन लें, आरोप प्रत्यारोप से बचें थोड़ा सा। मैं ही आपसे पूछ रहा हूं मौलाना शाहबुद्दीन जी, प्रवक्ता होने के नाते दरगाह आला हजरत के आपकी अभी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर गलत बयानबाजी हो रही है, कुछ गलत मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है गलत, तो कम से कम उसका खंडन करें, लोगों को बताएं कि ये गलत बात बयानबाजी है, ये गलत है, गलत तरीके से जानकारी दी जा रही है, ये क्यों नहीं कर रहे शाहबुद्दीन जी? हमारी जिम्मेदारी की बनती थी। देखिए कल आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ी बरेली शरीफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कब्जा किया तो हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि तालिबान को हमने पहले भी आतंकवादी संगठन माना था और आज भी हम तालिबान का समर्थन नहीं करते हैं और उसको तस्लीम नहीं करते हैं। आज भी हम जो है तालिबान को आतंकवादी संगठन मानते हैं। और जहां सही समय पर सही बात कही मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपने सही समय पर सही बात कही, यही आपका धर्म है मौलाना शाहबुद्दीन जी, आपको ये करना चाहिए। मौलाना शाहबुद्दीन जी आपको ये करना चाहिए, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई गलत बयानबाजी पूरे प्रकरण को लेकर कर रहा है तो कम से कम उसका भी खंडन करना चाहिए। वहां के अल्पसंख्यकों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी है। और ये भी हमने कहा है, सुन लीजिए, ये भी हमने कहा है कि तालिबान शाहबुद्दीन जी मैंने कहा कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सही समय पर जो बात कही वो स्वागत योग्य है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा शाहबुद्दीन जी कि जो बात आपने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिसका खंडन आपने किया वो तो आपका अच्छा पक्ष था, लेकिन अगर अभी इस एटीएस कमांडो सेंटर को लेकर के अगर विवाद है तो कम से कम उस पर भी आपको स्टेटमेंट देना चाहिए, कम से कम कौम को ये बताना चाहिए कि गलत बयानबाजी हो रही है। काबुल को लेकर के अफगानिस्तान को लेकर आपने जो कहा वो आपने बढ़िया किया, वो आपकी जिम्मेदारी है। रू रियायत नहीं की, हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है। ठीक है, चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे। तो स्वागत है आप सभी का, बड़ी बहस आप देख रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना अगर देवबंद में होती है तो फिर उसको लेकर के ये सवाल क्यों है, इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा का जब मसला हो तो उसको लेकर भी सवाल उठाया जाना क्या अनुचित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की तरफ से बहुत गंभीर सवाल उठाए गए, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को, उनकी छवि को खराब करने वाला फैसला है और इसलिए इस तरीके से कमांडो सेंटर की जो स्थापना की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस पर उसको विचार करना चाहिए। कई तरह की बयानबाजियां आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के हो रही है और आज इसी पर लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी बहस में वापस लौटते हैं। अशफाक हुसैन जी, मैं आपके पास आता हूं। अशफाक हुसैन जी, जिम्मेदारी क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम ऐसे लोगों की जिनका उनके समाज के अंदर एक अच्छा रसूख होता है, तत्काल ऐसी बातों का खंडन होना चाहिए ताकि वो मैसेज सही तरीके से कन्वे हो जाए। और अगर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी धर्म को लेकर गलत बयानबाजी करती है तो क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती है ऐसे धर्म से जुड़े हुए धर्म गुरुओं की या आप जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर्स की भी? जी बेशक, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। ये खाली स्कॉलर्स या जो मौलवी हैं या इस तरीके सबकी जिम्मेदारी है ये। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक ऐसी
टॉपिक पे डिबेट की है, जिससे बहुत सी चीजें सामने आएंगी और अच्छे मौलाना और सबके इससे जो है जब वो लोग देखेंगे तो इससे एक अच्छा मैसेज देंगे। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान में जो राजनीति, खास तौर के उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी वाले या बीएसपी के या कांग्रेस के, इस तरीके की जो गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए देवबंद में इस तरीके की जो सरकार ने पहल की है, देवबंद की तरफ से कोई इस तरीके का मैसेज नहीं आया है कि उनको कोई आपत्ति हो, लेकिन आपत्ति किसको हो रही है? समाजवादी पार्टी को। इस तरीके के जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इनको परेशानियां हो रही हैं। जबकि इनकी हुकूमत के दौरान आप देखिए कि सांप्रदायिक इतने दंगे हुए हैं, उससे अभी लोग उभर नहीं पाए हैं। और ये नए टॉपिक लेके इस तरीके के मतलब नहीं अशफाक जी, देखिए फिर मैं वही सवाल दोहराऊंगा। देखिए यही बात नैयर जी ने भी कही थी कि जो अच्छा हो रहा है उसको ना बताना भी बहुत घातक होता है। अच्छा अगर हुआ, जैसे अभी आपने जिन दंगों का या फिर आपने कहा कि उनकी पार्टी के शासनकाल के दौरान में ऐसा होता था, अगर अब अच्छा है तो आपको नहीं लगता कि जब इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दंगा कराती है या भारतीय जनता पार्टी के काल में ऐसा हो रहा, तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि मैसेज और परसेप्शन कौन क्रिएट करेगा समाज के अंदर? पढ़ा लिखा वर्ग जो सही मैसेज दे सकता है। उस समय आप लोगों की चुप्पी आपको नहीं लगता कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बढ़ावा देती है, ऐसे स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देती है, और इसलिए उनकी हिम्मत होती है कि सुरक्षा का मसला हो उस पर भी वो लोग राजनीति करते हैं मुसलमानों को टारगेट करते हुए। इस पर कैसे रोक लगाएंगे? इसको सोचना चाहिए। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के हर नागरिक की है, खाली मुस्लिम स्कॉलर्स की नहीं है। ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के मैसेज दें, इस तरीके से लोगों को जागरूक करें, इस तरीके से अपनी बातों को रखें। और मैंने आपसे कहा कि मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज का शुक्रगुजार हूं जिसने आज इस टॉपिक के ऊपर एक डिबेट की है, जिससे अच्छे मैसेज लोगों तक जाएंगे, लोग समझेंगे। देखिए मुसलमान हिंदू करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वोट बैंक अब आज की डेट में मुसलमान बहुत अच्छी तरह से जान चुका है कि वोटों की राजनीति के तहत वो काफी बार नुकसान उठा चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 साल से उत्तर प्रदेश में है और मुसलमान बिल्कुल खुश है। मैं आपसे चैलेंज से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है। इसी बात को रोने को समाजवादी पार्टी और विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो इस तरीके के मुद्दे लाके मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अब हमको बहका के मेरा वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुसलमान बहकने वाला नहीं है। इनकी बातों पे आप देखिए बहुत कोई भी इस तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं देता, बल्कि पॉजिटिव व्यूज आते हैं। संजय जी मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो हम लोग देखते हैं शफीकुर रहमान का एक स्टेटमेंट, हालांकि अब तो उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, लेकिन कभी वो तालिबान के पक्ष में बोलते हैं, कभी नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी आ जाते हैं जो कहते हैं कि आप मुस्लिमों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हो रही हैं क्या सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने के लिए, या उनको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी का ही अधिकार है, इसलिए कैसे भी करके इन्फ्लुएंस कर ले, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जब मुद्दा है उसकी बारीक लाइन को भी कहीं वो पार कर जाते हैं? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया न्यूज की ये डिबेट बहुत गंभीर और मूलभूत विषय। देखिए मेरे साथ जो मुस्लिम दोनों विद्वान हैं और आला हजरत दरगाह के जो उनका भी बहुत सधा हुआ बयान, पहले का बयान जो मैंने देखा था वो दूसरा था, लेकिन अभी का बयान, वर्तमान का बयान उनका बहुत ही ऐसा है जो तारीफे का। मैं इनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आपके वोटों को जो सौदा करते हैं या आप जिनको पॉलिटिकली अपना लीडर मानते हैं या रहनुमा मानते हैं, ऐसे लोग आपके नुकसान के कारण, इनके कारण आपकी तरक्की भी रुक रही है और इनके कारण आपके प्रति समाज का नजरिया भी तंग हो रहा है। इन्होंने एक सवाल उठाया था मैं कि जो मुस्लिमों में पढ़ाई नहीं हो रही है, एजुकेशन नहीं हो रही है, सामाजिक स्तर नीचे। मैं इनसे बहुत विनम्रता से ये पूछना चाहूंगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का शासन रहा, यहाँ का यादव शक्तिशाली हुआ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। मायावती के शासन के आने के बाद दलितों में भी चेतना जगी, उनमें भी उत्थान हुआ।
लेकिन ऐसा क्या कारण है कि 800 साल हुकूमत करने के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान न राजनीतिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न पढ़ाई के रूप में, न रोजगार के रूप में ऊपर क्यों नहीं उठ पाया? मुझे लगता है कि उसका एकमात्र कारण है कि आपका इस्तेमाल वोटों की तरह हुआ, आप यूज किए गए, और इसके कारण अब समय आ गया है कि आप अपने राजनीतिक नेतृत्व का निर्धारण करने के लिए बहुत सोचिए। देखिए, परिवर्तन का युग है, दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बहुत आगे आ गई है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। मेरे बड़े अजीज थे और अक्सर मैं जाके उनसे मिला करता था। मौलाना कल्बे सादिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने एक बात कही कि अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो ईद का हम बहुत पहले से डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, साइंस आ गई है। उन्होंने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रश्न का उत्तर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी उनके समाज ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। 3 तलाक जो इस्लाम में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आम राय मुस्लिमों की, मुस्लिम उलेमाओं ने, मुस्लिमों के धर्मगुरु ने उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं अपनाया। तो मुझको लगता है कि मुस्लिम समाज को अपना नेतृत्व किसे देना है और वो इस्तेमाल न हो, इसके लिए बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और इन छोटे विषयों के बजाय ये भरोसा रखें कि इस समय की सरकार निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, वो सभी को लेके आ रही है। देखिए, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा साहब को एमएलसी बनाया, उनको मंत्री बनाया, रिप्रेजेंटेशन न होने के बावजूद बनाया। सरकार आगे आ रही, कदम बढ़ा रही। अगर कोई कदम बढ़ा रहा है तो आपको भी अपने दरवाजे खोलने होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन संजय जी, इसका एक पहलू में और है जिस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डिस्कशन होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी अगर इस बात को कहते हैं तो देखिए, हर कम्युनिटी के अंदर 2 धड़े होते हैं या 2 तरीके के वर्ग होते हैं। एक लोग जो कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक लोग जो कि उसके तथ्यों में जाते हैं और उसके बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इसके पीछे के मायने क्या हैं। अब नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जिस बात को कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मुस्लिम को कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है, कुछ वर्ग ऐसा होगा, कोई धड़ा ऐसा होगा मुस्लिमों का भी जो हो सकता है उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको कैसे समझाएंगे और कैसे रोकेंगे? और ये तो डिवाइड करने वाली बात हो गई ना। कम से कम ऐसे लोगों के लिए भी कोई इलाज होना चाहिए आप लोगों के पास कि कम से कम सुरक्षा के मामले में तो राजनीति ना करें, बाकी मसलों पर करते रहें। पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीति करने के लिए हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ ही जब राजनीति जुड़ती है तो कम से कम एक लाइन बिल्कुल तय होनी चाहिए। संजय जी, कैसे इसको आप देखेंगे अगर इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं ऐसे लोगों को? देखिए, राजनीति तो करें, लेकिन राजनीति देश के लिए होनी चाहिए, राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए, राजनीति व्यवस्था के बदलाव के लिए होनी चाहिए, बेहतरी के लिए होनी चाहिए। लेकिन राजनीति अगर इसलिए हो जाए कि मुसलमानों को केवल डरा दो, उनके लिए एक विकास के लिए कोई काम ना करो। मेरी गुजारिश है आपको, आप देखिए ना कि जब किसी को उज्ज्वला में सिलेंडर मिलता है तो क्या उसमें किसी मुसलमान को निकाल दिया जाता है? क्या जो भारत सरकार की योजना है कि सबको शौचालय मिलेगा, सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसमें एक उदाहरण आप बता दीजिए कि किसी मुसलमान को उस सुविधा से दूर कर दिया गया? निश्चित रूप से सरकार केवल और केवल इस वैचारिक आधार पर काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है, एकात्म मानवता, कि जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, जो भी नागरिक है, वो एक समान है। इस समानता के जिनको कष्ट हो रहा है, मैं कहता हूं कि ना, 14 में, 17 में, 19 में, 21 में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का जो प्रेम हो रहा है, उसको किस तरह से कंडम किया जाए, मुसलमानों में डर पैदा किया जाए, देश के लिए दुश्वारियां पैदा की जाए, इस तरह की राजनीति का भी विरोध होना चाहिए। और मुस्लिमों का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि संजय जी, आपने जो बात कही उसका मैं जवाब ले लूंगा। दोनों लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले श्रीराज नैयर जी, जो बात मैंने संजय जी से पूछी वही सवाल मेरा आपसे भी है। जो मैसेज वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जिस मुस्लिम वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर उनको लगता है कि उनका ही अधिकार है सिर्फ, हालांकि यहाँ तो 2 मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने खुद बता दिया स्पष्ट तौर पर कि उनका इत्तेफाक नहीं है इस बात से, लेकिन अगर वो इस बात को कह भी रहे हैं और कोई एक धड़ा जो कि इससे इन्फ्लुएंस हो जाए तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आप जैसे जो लोग इस कौम की रहनुमाई करते हैं, जो इसकी लीडरशिप लेते हैं, विशेषकर जो उलेमा वर्ग है, उनका उनकी कौम को सही दिशा बताने की उनकी जवाबदारी बनती है। न कि उनको केवल इस सालों साल एक कुछ पार्टियां तथाकथित सेक्युलरिज्म के नाम पर या हिंदुत्व के डर दिखा करके उनका वोट लेकर के उनको
पिछड़ा रखे, शिक्षा से वंचित रखे, चिकित्सा से वंचित रखे, केवल अंग्रेजी में जो बोलते हैं मीन जॉब्स, पंचर बनाने से लेकर छोटे छोटे काम में ही उनको उलझाए रखे, उनको फर्दर स्टडीज, अच्छी शिक्षा प्रदान न कराने के लिए पूरा इनका एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ये पार्टियां। और इसके लिए मौलानाओं को विशेषकर जो सामान्य मुस्लिम इनकी तरफ देखता है कुछ जानकारी के लिए या कुछ एडवाइस के लिए, तो ऐसी स्थिति में मौलानाओं का ये फर्ज बनता है कि अपनी पूरी कौम को सच्चाई से अवगत कराए और जो भयभीत कराने का जो प्रयास कर रहे हैं केवल और केवल वोट के लिए, उनसे दूर रखा जाए और तरक्की कैसे करे। जैसे अभी संजय जी ने कहा, मेन स्ट्रीम में सब लोग कैसे आकर के देश की सुरक्षा, देश की तरक्की में सब अपना अपना हाथ बटाएं, तो ये सारी चीजें दूर हो सकती है। अन्यथा ये कौम पिछड़ा रहता जाएगा और केवल फिर इस प्रकार से लोग डराते जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आज की तारीख में अभी हमारे यहाँ गुजरात में मैं कुछ साल पढ़ा हूं, तो क्या जागया क्यारती सवार, जब जगो तब से सवेरा। तो आज से सब ठान ले कि अपनी पूरी कौम को सही दृष्टिकोण दिखाए, सच्चाई से अवगत कराएं और देश, राष्ट्र, भारतीय संस्कृति के बारे में समझाएं। और इनके पूर्वज कौन थे हम सब जानते हैं, कोई अरब से आकर के इधर बसे नहीं है। तो अपने अपने एंसेस्टर्स, अपने अपने पूर्वजों का सम्मान करें, इस देश की मिट्टी के साथ अपने आप को जोड़े रखें और बेकार के लोग जो डराते हैं उससे दूर जाएं। यही मैं इसमें अपना वक्तव्य देना चाहूँ। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, ये मुसलमानों को डराने की कोशिश क्यों हो जाती है, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराने की कोशिश की? अगर वो सुरक्षा के लिहाज से भी कोई काम कर रही हो तो डरा दो मुसलमानों को कि आपके खिलाफ है, आपके कौम के खिलाफ है, या आपके लिए साजिश हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? कम से कम इसको लेकर के भी आप लोगों को लगता नहीं है कि आवाज उठनी चाहिए? अभी संजय जी ने जो बात कही, मैं उनकी बातों से कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मुसलमानों को डराने का काम करती हैं। हर इशू पर मुसलमानों को डराने की बात कही जाती है और बीजेपी का नाम लेकर के, कभी किसी का नाम लेके, कभी किसी का नाम लेकर के डराया जाता है। और ज़रूर बात यह है कि एक बड़ा तबका डर भी जाता है। तो अब हमने समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की गवर्नमेंटें देखी हैं और बीजेपी की भी गवर्नमेंटें देखी हैं और देख रहे हैं। तो इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसमें फिरकावाराना फसादात पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुए, जबकि दूसरी गवर्नमेंटों में फिरकावाराना फसादात कई हुए और एक नहीं बल्कि दर्जनों हुए। तो इससे मैं इत्तफाक करता हूं कि फिरकावाराना फसादात हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। इससे अमन शांति रही और सबसे ज्यादा आदमी को यही चाहिए कि सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए और अमन चाहिए, ताकि अपना जो कारोबार है, पढ़ाई लिखाई है, और ये बहुत इत्मीनान के साथ में कर सके। तो ये जरूर बात है, इससे मैं इत्तफाक करूंगा कि इस गवर्नमेंट ने दिया है कि कहीं फिरकावाराना फसाद वकूफ पजीर नहीं हुए। और उसके बाद में जो त्यौहार थे, त्यौहार भी बहुत आसानी के साथ, चाहे वो किसी भी तबके के त्यौहार हो, तमाम त्यौहार भी अच्छे तरीके से अंजाम पजीर हुए। और अब कुदरती आफत कोरोना आ गई, कोरोना की हालात में और ऐसे मामलात में तो हर आदमी जो है वो मुतासिर है, यानी हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुतासिर हैं। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि डरने की जरूरत नहीं है। और लग रहा है कि देखिए ऐसा नहीं है, समझदार हो गया है और सियासी, सामाजिक, माशी मामलों को बखूबी समझता है। इसलिए अब बहुत ज्यादा जो है वो डरने वाला नहीं है, चाहे जितने लोग डराएं, मगर बहुत ज्यादा डरने वाला नहीं है। मगर अभी एक ऐसा तबका है जो बेचारा, जो कमजोर है, लागर है, नहीफ है, तो वो डर जाता है। तो इस तबके की जरूरत यह है कि हम लोग, सब लोग मिलकर के, हुकूमतें भी और हम और आप, सब लोग मिलकर के ऐसे तबके को तरक्की और इसके डेवलपमेंट, देखिए बार बार कहा जा रहा है। देखिए संजय जी भी यहाँ बैठे हैं, हर बार हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो ये जब चर्चा उठती है खासतौर से मुस्लिमों को लेकर के, तो ये हमेशा होता है, एक पक्ष कहने की कोशिश करता है कि मुस्लिमों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। सवाल इसी बात का है कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि उसने किया और आप इसको स्वीकार कर रहे हैं और आप मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी सहूलियतें आप लोगों को दी गई हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोग की, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस है। मैं बार बार इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आपका इन्फ्लुएंस है, आपकी बात को लोग संजीदगी से लेते हैं।
आप बताएं उनको कि गलत बयानबाजी जो हो रही है उनके फेर में ना पड़े, असल जो हकीकत है उसको देखने की कोशिश करें, उसकी तह में जाएं। ये जिम्मेदारी कम से कम आप लोग को उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन जी। जी बिल्कुल, बात ठीक है, मगर एक हद तक हमारी ऊपर जिम्मेदारी बनती है, मुकम्मल तरीके से हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती, चूंकि हमारी जिम्मेदारियां और बहुत सारी हैं। और चूंकि सियासी मामलात में और इस तरीके से मामलात में अगर पड़ जाएंगे तो हमारा जो दीनी काम है, कौमी मिली काम है, ये रुक जाएगा और हम सियासी मामलात में उलझ के रह जाएंगे। इसलिए बहुत हद तक जो है वो मौलाना शहाबुद्दीन जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप कोई सियासत करें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गलत को गलत तो सही को सही बस आप पहले बता दें, अपनी कौम को ये मैसेज दे दें कि ये गलत है, ये सही है, उस पर कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये गलत है, ये सही है, बस इतना आपको अपनी कौम को बताना है। ठीक है, अब मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक हुसैन जी, अगर एक तबका इससे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है और एक गलत बयानबाजी की वजह से कहीं उसका फायदा लेने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, तो फिर सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपको नहीं लगता है कि शुरुआत तो कहीं से हो जानी चाहिए कि लोग अगर गलत बयानबाजी या गलत नियत से इस तरीके की बातों को कह रहे हैं तो खंडन तुरंत होना चाहिए उन बातों का। उसमें कहीं डिले होता है या देर होती है, इसलिए भी ये बयानबाजियां हम लोग देखते हैं बहुत होती है और अभी आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि चुनावों में समय अभी ज्यादा है नहीं। अशफाक जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो गलतफहमी या गलत बयानी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को लेके करती है, उसका खंडन भी होना चाहिए और एक अच्छा मैसेज भी स्कॉलर्स को, खासतौर पे जो हमारे मौलाना लोग हैं, इनको एक मैसेज डालने चाहिए कि इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज की बातों में ना आए। क्योंकि मुसलमान, देखिए अब एक दूसरा पहलू देखिए, अब मुसलमान समझ चुका है, जान रहा है, ऐसा नहीं। अब जो अब पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति में हमने 4 साल मुसलमान को उत्तर प्रदेश में देखा है। 4 साल में वो इतना खुश है इस सरकार से कि इन लोगों के बहकावे में जल्दी आने वाला है ही नहीं। अभी आप देखिए, ये बयान आया, उसके बाद भी कोई, आप इसको दूसरे अंदाज से अगर देखिए कि अगर मैसेज हम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन इसके नेगेटिव रिपोर्ट आप तक नहीं आएंगी। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो खुल के ये बोल रहा हो कि नहीं, ये देवबंद में जो ऑफिस खुल रहा है ये नहीं खुलना चाहिए, या इस मतलब आप अगर हम अपने बयान को जारी कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट जो है दूसरी पार्टियों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसका। आप कहीं से भी देखिए, इसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी पार्टी को। लेकिन अगर इन्फ्लुएंस वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि सीख है, देखिए खुले तौर पर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं होता है, लेकिन मैं इसीलिए बार बार इस विषय को उठा रहा हूं कि अगर इन्फ्लुएंस वो कुछ लोगों को भी करते हैं और वो कुछ लोग किसी 4 आदमी को और अगर इसी तरीके की बातों में इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मसला है। अगर एक बारीक लाइन आप लोग खींच दें या एक मैसेज तगड़े तरीके से चला जाए, तो कम से कम इससे ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज उठ जाएं। सिर्फ वोट लेने की कोशिश या फिर या हमारा ही इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए या हम जो कह रहे हैं उस पर प्रभावित कर लें आप एक कम्युनिटी को, ऐसा ये माइंडसेट कैसे बन गया इन पॉलिटिकल पार्टी का? उसके लिए भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ये माइंडसेट उनका कैसे तैयार हो गया? ऐसे तो नहीं हुआ होगा, मिल रहा होगा सहयोग समर्थन, उसके बाद इस तरीके की बातों को कहा जा रहा है। हर समाज में कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। तो आप कहिए कि मैं 100% लोगों को सही कर पाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी चीजों का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं जो अपने वोटों की राजनीति करने के लिए। तो लेकिन ये है कि अगर स्कॉलर्स जो हैंगे अगर इस तरीके की अपील कर रहे हैं, देखिए आज नहीं, ये अपीलें चल रही हैं, आज से नहीं चल रही हैं, पहले भी चल रही हैं। पर्टिकुलर इस चीज के लिए नहीं, इसके पहले भी कई ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेके मौलानाओं ने और स्कॉलर्स सभी ने अपीलें जारी की हैं, लोगों को जहन सेट किया है। आज लोगों की जहनियत बदल रही है धीरे धीरे। वो इसीलिए बदल रही है क्योंकि अब लोग पहचान चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सब पहचान चुके हैं कि वोटों की राजनीति ना करें, और खास तौर के सुरक्षा से संबंधित तो बिल्कुल ही नहीं कोई भी इस तरीके का कदम। ठीक है अशफाक जी, आपने जो बात कही और जो बात मौलाना शहाबुद्दीन जी ने कही है, मुझे लगता है कि इससे एक मैसेज कम से कम जरूर गया होगा और हमारे दर्शक जो कम से कम अभी हमको देख रहे थे उनके बीच में यह स्थिति और यह तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसका सच और झूठ क्या है ये भी अब उनको समझ में आ चुका होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। हालांकि एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना सिर्फ ऐसा नहीं है कि देवबंद में हो रही है, और भी जगहों पर हो रही है।
लेकिन देवबंद को लेकर के अगर डराने की कोशिश हो रही हो तो फिर सोचना आपको है और निर्णय भी आपको ही करना है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।